In the last video, we completed the president. We saw the powers of the president, how president is elected, and how president can be impeached, along with other things. Now in this video, I'm going to discuss about the vice president of India. वाइस प्रेसिडेंट में पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है. अगर आपने प्रेसिडेंट समझ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये प्रेसिडेंट के कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी भी और ये चैप्टर बहुत छोटा होने वाला है. सो हमें पता है कि 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हुए हैं और ये है मिस्टर जगदीप धानकर. So he was elected as the 14th Vice President of India. तो अब हम स्टार्ट करते हैं द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सबसे पहले हम इलेक्शन देखेंगे. वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन से काफ़ी सिमिलर है. मैंने आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे बताया था जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. और मैंने तभी आपको बताया था कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के जो ये इलेक्शंस होते हैं, इवन राज्यसभा के मेंबर के भी इलेक्शन, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं. ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते कि कोई भी जनता जाके उसे वोट दे दे. ऐसा नहीं होता. ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं. इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जो जनता ने इलेक्ट कर रखा है अब वो लोग इलेक्ट करेंगे जनता के बिहाफ पे. सो दैट इज द इनडायरेक्ट इलेक्शन. तो जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होगा. तो इनका भी जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, पहली चीज़. दूसरा, ये करता है इलेक्टरल कॉलेज. प्रेसिडेंट का भी जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टरल कॉलेज ही करता है. इनका भी जो इलेक्शन होता है ये इलेक्टरल कॉलेज करता है. बट अब यहाँ पे डिफरेंस है. हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन होता है. इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड द राज्यसभा. देन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स. एंड लास्ट में हमने देखा था कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी एंड दिल्ली. तो ये सब लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे. नॉमिनेटेड मेंबर नहीं कर सकते थे. हमने देखा था कि कौन इलेक्टेड होता है, कौन नॉमिनेटेड होता है. ठीक है. तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. बट यहाँ पे उल्टा है. यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स तो करते ही है. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट करते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट करते हैं. यहाँ पर इलेक्टेड के साथ साथ नॉमिनेटेड भी करते हैं. तो पहला डिफरेंस ये. दूसरा डिफरेंस ये, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी पार्टिसिपेट करते थे. बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर की असेंबली में, चाहे वो यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली हो, इन दोनों में से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता. तो कौन कौन करते हैं? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. तो जैसे 550 मेंबर्स है लोकसभा में और 250 मेंबर्स है राज्यसभा में, ये लोग ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. हमने देखा था कि 550 में अब ये सारे इलेक्टेड है. दो पहले नॉमिनेटेड होते थे बट अब वो 2020 के बाद बैन हो गया. और 250 में से 12 नॉमिनेटेड है और 238 इलेक्टेड है. तो ये मिला के 250 राज्यसभा के. तो अराउंड 800 लोग, 800 इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में. ठीक है, पहली चीज़ ये समझ में आ गई. मैंने आपको बता दिया इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. प्रेसिडेंट में ये था. प्रेसिडेंट में तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेटेड नहीं थे और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसे नहीं है. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, ना यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट करती. ऊपर से इलेक्टेड के साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं. आई होप अभी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा. अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने ये रीज़न दिया इस चीज़ का कि इसमें स्टेट पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते. क्योंकि जो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री और वो स्टेट को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑल द स्टेट का जो सुप्रीम हेड होता है वो गवर्नर होता है. बट गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. गवर्नर रिपोर्ट किसे करता है? प्रेसिडेंट को. तो एक तरीके से प्रेसिडेंट पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें स्टेट्स भी आती है. वाइस प्रेसिडेंट का मेन काम है राज्यसभा को चेयर करना. ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. तो वाइस प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. इसलिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तरह जो ये इलेक्शन होता है ये सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है. हमने देखा था सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. सबसे पहले हमने फॉर्मूला निकाला था. ठीक है, सबसे पहले हमने एक एमएलए का फॉर्मूला निकाला था. उसके बाद हमने टोटल एमएलए के वोट देख लिए थे कंट्री के.
उसके बाद हमने एक एमपी का फॉर्मूला निकाला था, फिर हमने सारे जितने भी टोटल वोट्स आए थे सबको ऐड कर दिया था, और उसमें से जो 50% सिक्योर कर देता था वो प्रेसिडेंट बन जाता था। ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में। उसके बाद अगर फर्स्ट राउंड में 50% कोई भी नहीं कर पाता तो सेकेंड राउंड होता था, और सेकेंड राउंड में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम आता था। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब अगर जो बंदा आउट हो गया, जो कैंडिडेट आउट हो गया, उसका वोट अब ट्रांसफर हो जाएगा जिसे भी सेकंड प्रेफरेंस मिली गई हो। तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। द मैनर ऑफ इलेक्शन इज सेम इन बोथ द केसेस। इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होगा बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। ये रहा सीक्रेट बैलेट। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर सीक्रेट बैलेट में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं अपनी। तो एग्जैक्टली सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेज होते थे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी एंड दिल्ली होते थे प्रेसिडेंट के केस में। वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होगा, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द बोथ दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बस दैट्स इट, कोई और नहीं। अब हम क्वालिफिकेशंस देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट की। ये भी एग्जैक्टली सेम है, बस एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है। देखेंगे हम क्या। सबसे पहले ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज वेरी ऑब्वियस। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वही होगा जो इंडिया का सिटीजन होगा, जो इंडियन सिटीजन होगा, पहली चीज। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। ये भी सिमिलर है प्रेसिडेंट जैसे। प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन में क्या था एलिजिबिलिटी में, कि उनकी 35 ईयर्स की एज कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो नॉमिनेट हो सकते हैं, तभी वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। नॉमिनेट तो छोड़ो, वो इलेक्शन में तभी खड़े हो सकते हैं जब 35 ईयर्स एज हो। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी है, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। तो ये दोनों सेम है। अब थर्ड रीजन देखिए, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, जो एलिजिबिलिटी चाहिए, वो वाइस प्रेसिडेंट की होनी चाहिए, क्योंकि ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ही इज अ राज्यसभा चेयरमैन। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, वैसे राज्यसभा में चेयरमैन होता है, और वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा की चेयरमैन की ऑफिस लेते हैं। तो अब ये राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, तब कम से कम इतनी तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ना कि उसके एक नॉर्मल मेंबर के क्वालिफाई कर पाए। तो इसलिए ही ये वाला रूल डाला। प्रेसिडेंट के केस में यहाँ पे राज्यसभा की जगह लोकसभा था। प्रेसिडेंट के केस में क्या था, ही शुड बी क्वालिफाई फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। एक तो डिफरेंस ये आ गया। ये दोनों तो सेम है, ये एक डिफरेंस है, लोकसभा की जगह राज्यसभा आ जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट सेम है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट, एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। इसका मैंने मतलब आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इनका कोई और भी ऑफिस नहीं होना चाहिए, ये कुछ और काम नहीं इन्हें करना चाहिए किसी भी यूनियन गवर्नमेंट में, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, किसी भी लोकल अथॉरिटी में, या फिर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस में। जैसे ये पहले गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, और जब ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए तो इन्होंने अपनी गवर्नरशिप छोड़ दी थी। तभी ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते थे। अगर ये गवर्नर होते उस टाइम पे भी, तभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते थे। अब जो मेन डिफरेंस है वो देखिए, ये वाला पॉइंट सेम, ये वाला पॉइंट सेम, ये वाला पॉइंट सेम। इस वाले पॉइंट में क्या था, इस वाले पॉइंट में बस लोकसभा की जगह राज्यसभा आएगा। अब ये वाला पॉइंट देखिए, nomination of a candidate must be subscribed by at least 20 electors as proposers and 20 electors as seconders। अब आप मुझे बताइए कि प्रेसिडेंट के केस में यहाँ पे क्या था। प्रेसिडेंट के केस में यहाँ पे 20 की जगह 50 था, बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में यहाँ पे 50 की जगह 20 है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये सिटीजन ऑफ इंडिया भी है, इन्होंने 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट भी कर ली, ये क्वालिफाई भी है इलेक्शन में लड़ने के लिए, जैसे एक राज्यसभा के मेंबर लड़ सकते हैं, इनका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं है, ये सारी एलिजिबिलिटी तो कंप्लीट हो रही है। अब इनका नाम एटलीस्ट 20 इलेक्टर प्रपोज करेंगे, और फिर 20 इलेक्टर उसे सेकंड करेंगे, ये मतलब है। ठीक है, तो पहले 20 इलेक्टर इन्हीं की पार्टी में या फिर किसी और की पार्टी में 20 इलेक्टर इनका नाम प्रपोज करेंगे, हाँ हम इलेक्ट करेंगे, हम प्रपोज करते हैं कि ये मिस्टर जगदीप धांकड़ हमारे नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हो, और फिर इसी नाम को 20 इलेक्टर सेकंड करेंगे, तभी ये फिर इलेक्शन में खड़े हो पाएंगे।
ये हमने देखा था प्रेसिडेंट के टाइम पे, बस डिफरेंस क्या था, वहाँ पे 20 की जगह 50 था और यहाँ पे 20 है। और फिर सेम पॉइंट, एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 रुपीज इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट के केस में भी था और वो ही हमें यहाँ पे भी दिखने को मिलेगा। ये इसलिए होता है ताकि कोई नॉन सीरियस कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े ना हो पाए। तो ये थी क्वालिफिकेशंस फॉर वाइस प्रेसिडेंट। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कंप्लीटेड 35 years of age. He should be qualified for election as a member of Rajya Sabha. Should not hold any office of profit in the union government, state government, local authority, and other public authority. Nomination of a candidate must be subscribed by at least 20 electors as proposals and 20 electors as seconders. ये important point है. And every candidate has to make a security deposit of 15,000 Indian rupees in the Reserve Bank of India. अब हम देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट ओथ किसके सामने लेता है और ओथ में क्या क्या लेता है। एक तो सिंपल, टू फेसफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। प्रेसिडेंट भी यही ओथ लेता था। टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सेम है, पर डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस ये है कि जो प्रेसिडेंट था वो किसके सामने ओथ लेता था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट हो तो उनकी एब्सेंस में किसी भी सुप्रीम कोर्ट के हायर जज के सामने, जो भी सुप्रीम कोर्ट पे सबसे सीनियर जज थे, उनके सामने प्रेसिडेंट ओथ लेगा अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट हो। वरना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने प्रेसिडेंट ओथ लेता था। बट वाइस प्रेसिडेंट किसके सामने लेगा? क्या वाइस प्रेसिडेंट भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ओथ लेगा? और आंसर है नहीं। वाइस प्रेसिडेंट ओथ लेगा प्रेसिडेंट के सामने। ये रही हमारी प्रेसिडेंट मिस द्रौपदी मुर्मू और ये रहे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेगा। बट अगर 1% प्रेसिडेंट एब्सेंट हो तो किसके सामने ओथ लेगा? तो फिर जो प्रेसिडेंट किसी भी बंदे को अपॉइंट करेगा उसके सामने ओथ लेगा। ठीक है, तो द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम। ठीक है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा अगर प्रेसिडेंट ओथ नहीं ले सकता तो। अब हम कंडीशन देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की और ये भी काफ़ी सिमिलर है प्रेसिडेंट के ऑफिस से। ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। सिंपल, सेम है। प्रेसिडेंट भी कितने टाइम तक रहता है? 5 साल। और वाइस प्रेसिडेंट भी कितने टाइम तक रहेगा? 5 साल। ऑल दो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी टर्म होती है 5 साल। मतलब एक एमपी की टर्म होती है 5 साल, उसके बाद उन्हें फिर से इलेक्ट होना पड़ता है। अगर वो फिर से इलेक्ट हो जाए तभी वो एमपी बनेंगे। बट जो राज्यसभा के मेंबर्स की एज होती है वो होती है 6 साल। बट जो वाइस प्रेसिडेंट है ये राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। बट इनकी जो ऑफिस ऑफ टर्म है वो 5 साल ही रहेगी, 6 साल नहीं रहेगी, क्योंकि रीज़न ये है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ऑल्दो ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा। ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दो ये उसके चेयरमैन है। तो इसलिए ही इनका जो ऑफिस टर्म है वो 5 साल है, 6 साल नहीं है। ठीक है, याद रहेगा, बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ना तो ये राज्यसभा के मेंबर है और ना तो ये लोकसभा के मेंबर है। ऑल दो ये राज्यसभा के चेयरमैन ज़रूर है, ये प्रिसाइड करते हैं उनकी मीटिंग, बट ये मेंबर नहीं है। स्पीकर मेंबर है। ठीक है, जब हम स्पीकर का देखेंगे ऑफिस, स्पीकर लोकसभा का मेंबर भी है और लोकसभा का हेड भी है, वो प्रिसाइड भी करता है। बट ये राज्यसभा के केस में नहीं है, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, उन्हें एक एडिशनल ड्यूटी मिली गई है कि ये चेयरमैन बने राज्यसभा के। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। और ये अपने ऑफिस से कभी भी रिजाइन दे सकते हैं। रेजिग्नेशन लेटर किसे देना पड़ेगा? द प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देता था? वाइस प्रेसिडेंट को। तो इनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। अगर इन दोनों में से कभी भी किसी को रिजाइन देना हो तो ये एक दूसरे को रेजिग्नेशन लेटर देंगे। प्रेसिडेंट देगा वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट देगा प्रेसिडेंट को। और इन्हें अपने ऑफिस से हटाया भी जा सकता है 5 साल कंप्लीट होने से पहले। बट इसके लिए कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है। प्रेसिडेंट के केस में तो प्रॉपर इम्पीचमेंट प्रोसेस था। क्या क्या था वो, अगर मैं आपको थोड़ा बहुत याद दिलाऊं। सबसे पहले किसी भी हाउस में चार्ज फ्रेम होंगे, फिर उस हाउस के कम से कम 1/4 मेंबर उस चार्ज पे साइन करेंगे। जब वो साइन हो जाएगा तो 14 डेज नोटिस जाएगा प्रेसिडेंट के पास। फिर उसी हाउस के 2/3 मेंबर उस पर साइन करके दूसरे हाउस में देंगे। फिर दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर अगर उस हाउस में भी, दूसरे हाउस में भी 2/3 लोग साइन कर देते हैं तब प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाता है।
बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में राज्यसभा ही पास करेगा। प्रेसिडेंट के केस में राज्यसभा भी कर सकता था और लोकसभा भी पास कर सकता था चार्जेस। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट के केस में राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा स्पेशल मेजोरिटी में। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब जो टोटल मेजोरिटी होती है राज्यसभा की उस हाउस की, बस उन लोगों की जो भी मेजोरिटी आएगी, अगर मान लीजिए 250 लोग हैं तो 250 लोग में जितनी भी लोगों की मेजोरिटी होगी उनमें वोटिंग होगी। अगर लोगों ने बोल दिया कि हाँ मेजोरिटी है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटा दो, तो बस वो लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा को भी एग्री करना पड़ेगा, वो भी ऐसी मेजोरिटी करेंगे और जिन लोगों ने अगर एग्री कर दिया तो वाइस प्रेसिडेंट हट जाएगा। हाँ 14 डेज का नोटिस इन्हें भी देना चाहिए। तो 14 डेज का नोटिस तो दोनों के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास भी, वाइस प्रेसिडेंट के पास भी। बट प्रेसिडेंट का पूरा एक इम्पीचमेंट प्रोसेस है, वाइस प्रेसिडेंट का ऐसा कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है। राज्यसभा ही एक रेजोल्यूशन पास करेगा और उसके अगर जितने भी मेंबर है, टोटल मेंबर मतलब 250 मेंबर है, तो उन 250 मेंबर में से जिनकी भी मेजोरिटी आएगी, अगर मेजोरिटी आई कि हाँ वाइस प्रेसिडेंट को हटा दो, तो बस वो दूसरे हाउस के पास जाएगा, दूसरा हाउस अग्री करा उसने तो वाइस प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएगा। सिंपल है काफ़ी, कुछ ऐसे याद करने का नहीं है और कुछ इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। So he can also be removed from his office before completion of his term by a resolution of Rajya Sabha passed by a special majority and agreed to the Lok Sabha. Simple. But 14 days notice should be given to him. ये तो दोनों के केस में था। हमने प्रेसिडेंट के टाइम पे भी देखा था कि अगर 5 साल हो जाते हैं और कोई नया प्रेसिडेंट नहीं आता, उनका सक्सेसर नहीं आता, तो प्रेसिडेंट तब तक ऑफिस होल्ड करेगा जब तक उनका सक्सेसर नहीं आएगा, चाहे 5 साल हो जाए, चाहे 6 साल हो जाए, चाहे 7 साल हो जाए। सेम कंडीशन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में भी है। द वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड द टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम चार्ज। जब तक इनका सक्सेसर नहीं आएगा, वाइस प्रेसिडेंट का चार्ज नहीं लेगा, तब तक ही कैन एंजॉय हिज ऑफिस। और ये भी एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, लाइक जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट। तो ये थी वाइस प्रेसिडेंट की कंडीशन ऑफिस की, काफ़ी सिंपल है और सिमिलर है प्रेसिडेंट के। अब वैकेंसी देखेंगे और ये भी पूरा सेम है। ये इनका ऑफिस कब कब वैकेंट होगा, सबसे पहले तो जब इनकी टेन्योर खत्म हो जाएगी, 5 साल की टेन्योर हो रही है, 5 साल की टेन्योर जब खत्म हो जाएगी तो नया सक्सेसर आ जाएगा, इनका ऑफिस खत्म हो जाएगा। हाँ अगर कोई सक्सेसर नहीं आया तो जब तक सक्सेसर नहीं आता तब तक ये चलते रहेंगे, वो बात अलग है, वो एक एक्सेप्शन है। दूसरा, जब ये रेजिग्नेशन देंगे, और रेजिग्नेशन किसे देंगे, ये प्रेसिडेंट को। तीसरा, जब इनका इम्पीचमेंट हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, कैसे होता है, राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी में रेजोल्यूशन पास करेगा और फिर लोकसभा अग्री करेगा, सिंपल। या फिर इनकी डेथ हो जाती है। एक और रीजन है जो प्रेसिडेंट के पे भी था, when he become disqualified to hold office or when his election are declared void। वही अगर इलेक्शन को void डिक्लेयर कर दिया तब ये डिस्qualify हो जाएंगे, या फिर ये अपने वाइस प्रेसिडेंट होते हुए कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ज्वाइन कर लेंगे तभी डिस्qualify हो जाएंगे। सेम है, बट हमने पढ़ा था कि अगर प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे देता है या फिर रिमूवल हो जाता है उसका, या फिर डेथ हो जाती है, या फिर वो डिस्qualify हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है, और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता तो चीफ जस्टिस बन जाता है। बट अगर चीफ जस्टिस भी नहीं होता तो कौन बनता है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हमने देखा था। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या फिर रिमूवल होता है या फिर रेजिग्नेशन देता है या फिर डिस्क्वालीफाई भी होते हैं, कोई भी रीज़न हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट के बाद आता था, वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जल्दी से जल्दी तभी कराया जाएगा और तब तक डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के हेड होता है द स्पीकर, और स्पीकर अगर अवेलेबल नहीं हो तो एक ऑफिस होता है डिप्यूटी स्पीकर का। वैसे ही राज्यसभा का जो हेड होता है वो होता है चेयरमैन या फिर वाइस प्रेसिडेंट, और चेयरमैन के नीचे होता है डिप्यूटी चेयरमैन जब वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में ना हो या फिर चेयरमैन अपने ऑफिस में ना हो। तो जब वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन होगा, रिमूवल होगा, डेथ होगी या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो डिप्यूटी चेयरमैन इनकी ड्यूटीज़ को अज्यूम करेगा तब तक के लिए जब तक वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन फेयर ना हो। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का रोल नहीं है। ठीक है, तो ये इनके वैकेंसी इन ऑफिस था। अब इनका इलेक्शन डिस्प्यूट देखते हैं। अगर इनके इलेक्शन में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी डिस्प्यूट है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसाइड करेगी वो फाइनल होगा।
पहली चीज। दूसरा, इनका इलेक्शन इस बात पे चैलेंज नहीं हो सकता कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकॉम्पिटेंट था। इनकॉम्पिटेंट का मतलब कि अटेंडेंस कम थी। अटेंडेंस मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, अब मान लीजिए कौन कौन इलेक्ट कर सकता था। बोथ द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 800। 250 अपर हाउस की और 550 लोअर हाउस की। ठीक है, 800 स्ट्रेंथ है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि अगर इस 800 में सिर्फ 200 ही आए और अगर इन 200 ने वोट करा तो कोई ये नहीं बोलेगा कि ये इलेक्टोरल कॉलेज इनकॉम्पिटेंट था। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 लोग भी वोट कर रहे हैं, 800 में से 100 लोग भी वोट कर रहे हैं, तब भी वो वैलिड माना जाएगा। तो इस वाले ग्राउंड पे तो इनका इलेक्शन चैलेंज नहीं हो सकता कोर्ट में भी। ठीक है, ये केस बनेगा ही नहीं। तो पहली चीज हमने क्या देखी थी कि अगर कोई भी डाउट होगा इनके इलेक्शन पे या फिर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। और दूसरा, इनका इलेक्शन इस बात पे तो चैलेंज नहीं हो सकता कि जो इलेक्टोरल कॉलेज था वो इनकॉम्पिटेंट था। और इनकॉम्पिटेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इलेक्टोरल कॉलेज में लोगों ने कम पार्टिसिपेट करा था या फिर अटेंडेंस कम थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनका इलेक्शन वॉइड बता दिया, अब कोई भी रीजन हो, डिस्क्वालीफाई हो गए हो या फिर कोई करप्शन हुआ हो सीक्रेट बैलेट के टाइम पे, इनका इलेक्शन अगर वॉइड बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इन्होंने जो काम करे थे अब तक, मान लीजिए 5 साल का टर्म होता है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का, 3 साल हो चुके हैं और 2 साल बचे हैं। अब 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनका इलेक्शन वॉइड है। तो इन्होंने जो 3 साल काम करे हैं, 2 साल तो बचे थे, चलो वो तो छोड़ो, अब तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रही है, पर जो 3 साल में इन्होंने काम करे हैं वो इनवैलिड नहीं हो गए। जो काम करे हैं वो करे हैं। अब चाहिए किसी भी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट बने, चाहे धोखा देके बने या कुछ भी करके बने, एक बार इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में आके जो भी काम करे हैं वो इनवैलिडेट इस ग्राउंड पे तो नहीं होंगे कि अब इनका जो ऑफिस है वो वॉइड हो गया, इनका इलेक्शन वॉइड हो गया, तो अब इनके जो काम होंगे वो भी वॉइड हो जाए। नहीं, जो इन्होंने काम करा वो वैलिड रहेंगे, वो इनवैलिडेटेड नहीं होंगे। तो आगे समझ में इलेक्शन डिस्प्यूट। अब इनके पावर्स एंड फंक्शंस देखते हैं। 2 फंक्शन है, सिर्फ 2 पावर एंड फंक्शन है। सबसे पहला, ही एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है इंक्लूडेड, मतलब राज्यसभा के चेयरमैन में इनका ऑफिस इंक्लूडेड होता है। तो जब ये वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे ये ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाएंगे। इसे एक्स ऑफिशियो कहते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली कुछ हो जाना, ऑटोमेटिकली इस वाली पोस्ट पे आ जाना, ऑटोमेटिकली ये वाला ऑफिस अज्यूम कर देना, इसे एक्स ऑफिशियो कहते हैं। ठीक है, so he acts as the ex officio chairman of the राज्यसभा। ये मैंने आपको बता दिया, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। और इनके जो फंक्शन एंड पावर है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा जैसे ही है। जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा के हम फंक्शंस बाद में पढ़ेंगे जब हम पार्लियामेंट देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होते, बट मेन जो होता है वो ये होता है कि ये प्रिसाइड करते हैं मीटिंग। ठीक है, लोकसभा में जो प्रोसीडिंग्स होगी वो स्पीकर प्रिसाइड करेगा। ठीक है, और स्पीकर के पास एक ये भी पावर होती है कि अगर कोई बदतमीजी करे लोकसभा में तो उसे डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। ठीक है, और उसे मीटिंग से बाहर भी कर सकता है, मीटिंग को बंद भी कर सकता है, लोकसभा की पूरी प्रोसीडिंग्स भी बंद कर सकता है। तो ये कुछ पावर होती है स्पीकर के पास। तो वही सेम पावर चेयरमैन के पास भी होगी राज्यसभा के, एज रिस्पेक्ट टू द राज्यसभा। वो लोकसभा की पावर थी, ये राज्यसभा की पावर है। ठीक है, सेम फंक्शन एंड पावर है लोकसभा जैसे, लोकसभा के स्पीकर जैसे। आगे समझ में। और दूसरा फंक्शन ये है, जब प्रेसिडेंट वैकेंसी पे होगा किसी भी रीजन से हो, चाहे रेजिग्नेशन हो, रिमूवल हो, डेथ हो या फिर कोई भी रीजन हो, ये प्रेसिडेंट बनेंगे और प्रेसिडेंट के फिर फंक्शंस अपने करेंगे। और हमने देखे थे कि प्रेसिडेंट के क्या क्या फंक्शन थे लास्ट वीडियो में। हाँ, अब एक पॉइंट है, ये प्रेसिडेंट सिर्फ मैक्सिमम 6 मंथ्स तक बन सकता है, ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ विद इन विच अ न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड। ठीक है, ये 6 महीने तक प्रेसिडेंट बनेंगे और 6 महीने के अंदर ही एक नया प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो ये प्रेसिडेंट बनते हैं ये टेम्परेरी नेचर का होता है, ये परमानेंट नेचर में प्रेसिडेंट नहीं बनते। और जब ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं और अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करते हैं प्रेसिडेंट के बन के, तो ये चेयरमैन नहीं होते राज्यसभा के। अब ऐसा नहीं है कि इन्हें प्रेसिडेंट भी बना दिया, ठीक है, और अब ये राज्यसभा के चेयरमैन भी है, नहीं। तो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटी कौन करेगा? डिप्यूटी चेयरमैन।
So while acting as president or discharging the functions of the president, the vice president does not perform the duties to the office of chairman of Rajya Sabha. बहुत सिंपल बात है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे तब ये चेयरमैन थे राज्यसभा के, बट अब ये प्रेसिडेंट बन गए। अब इन्हें अपनी ड्यूटीज प्रेसिडेंट की तरह डिस्चार्ज करनी है। ऑल्दो टेम्परेरी है 6 महीने का, बट स्टिल इन्हें प्रेसिडेंट का भी पोस्ट मिली है टेम्परेरी नेचर पे। तो ये राज्यसभा के चेयरमैन नहीं बनेंगे उस टाइम पे। ही कैन नॉट एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ही कैन नॉट प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा। और फिर वो कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कौन संभालेगा? वो संभालेगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये थी इनके कुछ पावर्स एंड फंक्शंस। दो ही थे, एक तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा के, और दूसरा ये प्रेसिडेंट बन जाता है जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाता है। अब इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट पे एक कंपैरिजन देख लीजिए, एक ही कंपैरिजन है। ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बनते हैं, जब ऑफिस वेकेंट हो जाता है, तब वो परमानेंटली बनते हैं। जैसे मान लीजिए यूएसए के प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, हमने काफ़ी मूवी में देखा है, यूएसए की प्रेसिडेंट की डेथ हुई तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इंडिया में भी ऐसे है, जब अगर हमारे प्रेसिडेंट की डेथ होगी तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएंगे। बट डिफरेंस ये है, इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट टेम्परेरी नेचर पे प्रेसिडेंट बनता है, वो सिर्फ 6 महीने तक बनेगा और एक नए इलेक्शन हो गए प्रेसिडेंट के। बट यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में अगर वाइस प्रेसिडेंट डेथ के बाद या रेजिग्नेशन के बाद किसी भी रीजन से प्रेसिडेंट बना, तो वो तब तक के लिए प्रेसिडेंट रहेगा जब तक जो पुराने जिनकी डेथ हुई है या फिर जिन्होंने जिनका रेजिग्नेशन हुआ है कुछ भी, जब तक उनका टर्म बचा है। अगर 2 साल का टर्म बचा है तो 2 साल के लिए प्रेसिडेंट होंगे, अगर 1 साल का बचा है तो 1 साल के लिए प्रेसिडेंट होंगे। ऐसा 6 महीने वाला टेम्परेरी नेचर वाला सिस्टम नहीं है। तो ये डिफरेंस है अमेरिकन और इंडियन प्रेसिडेंट में। और लास्ट में हम एमोल्यूमेंट सीखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ फिक्स नहीं कर रखा कि वाइस प्रेसिडेंट का ये होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट के पास इतनी सैलरी होनी चाहिए, बट इन्हें जो सैलरी मिलती है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की मिलती है राज्यसभा की। मतलब इन्हें कुछ पर्टिकुलरली ऐसा ही सैलरी नहीं मिलती कि वाइस प्रेसिडेंट है तो उसके हिसाब से सैलरी मिले। इन्हें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के हिसाब से सैलरी मिलती है। ठीक है, वही डेली अलाउंसेस मिलते हैं इन्हें, फ्री फर्निश रेसिडेंस, मेडिकल, ट्रैवल एंड अदर फैसिलिटीज। इनका रेसिडेंस कहाँ है? एपीजे अब्दुल कलाम रोड पे, वहाँ पे इनका रेसिडेंस है, बंगलो नंबर 6 है शायद। और जब ये प्रेसिडेंट होते हैं तो इन्हें प्रेसिडेंट वाली सैलरी और अलाउंसेस मिलती है। तो ये एमोल्यूमेंट्स थी। ठीक है, तो ये था वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, बहुत सिंपल था। इलेक्शन प्रेसिडेंट जैसा होता है, बस इलेक्टोरल कॉलेज में थोड़ा चेंज होता है और हमें वही याद रखना है। और एलिजिबिलिटी में वहाँ पे 50 इलेक्टर्स प्रपोजर, 50 इलेक्टर्स सेकेंडर्स होते थे। इनके टाइम पे 20-20 आ जाएगा, 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर एंड 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस ये हो गया कि इनकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो राज्यसभा के एमपी वाली होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के में वो लोकसभा वाली थी। ठीक है, तीसरा डिफरेंस ये हो गया। और तो काफ़ी कुछ सिमिलर ही है। इनके दो पावर एंड फंक्शन याद रखने हैं। ही एक्ट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। दूसरा, इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट, ही प्रिसाइडेड द ऑफिस। ठीक है, तो ये दो इनके फंक्शंस हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो में अब हम गवर्नर के बारे में देखेंगे। गवर्नर के बारे में हम इसलिए देखेंगे पहले क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो भी फंक्शंस है वो बहुत सिमिलर है। जैसे हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट देखा, हमने साथ साथ डिफरेंसेस भी देखे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रेसिडेंट का रिवीजन भी हो गया और वाइस प्रेसिडेंट भी हमने पढ़ लिया। तो 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए इसी वीडियो में। तो ऐसे ही हम गवर्नर देखेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर के फंक्शन सब कुछ सिमिलर है, बट यूरिसडिक्शन अलग है। प्रेसिडेंट यूनियन के हेड होते हैं, गवर्नर स्टेट के हेड होते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा वो हम साथ साथ देखते रहेंगे। तो इस तरीके से हमें नया डिफरेंस भी पता चलेगा और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा पुराना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे।